नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जिन कानूनों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ था, आखिरकार उन 3 कृषि कानूनों के अंत का ऐलान हो ही गया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। कुछ लोग इसे जहां सरकार की मजबूरी कह सकते हैं, तो कुछ सियासत में मास्टर स्ट्रोक भी मान सकते हैं। ये सच है कि अगले साल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं और किसान आंदोलन का कहीं उल्टा असर ना हो जाए, बीजेपी को इसका डर जरूर सता रहा होगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इस ऐलान के कई मायने हैं। किसान आंदोलन से प्रभावित चुनावी राज्यों में मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना थी। मगर कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की राह जरूर आसान होगी। कृषि कानूनों को आधार बनाकर जो सियासी पार्टियां बीजेपी पर हमला करने को आतुर थीं, अब उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत होगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से क्या कुछ कहा गया, वो भी सुनिए। से जो पिछला लगभग 1 वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे। खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है। तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए,
जहाँ तक एमएसपी की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय, सार्थक निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि किसानों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए उनने इस पावन अवसर पर ये निर्णय लिया, और उम्मीद भी रखूंगा जो और समस्याएं कृषि क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र की सरकार कंसल्टेशन कर कृषि क्षेत्र को और आधुनिक, बेहतर और प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, उस पर भी आने वाले भविष्य पे कदम उठाने का काम करेगी। और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि मिलकर जो लोग किसी मुकदमे में इस आंदोलन के दौरान, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, नॉन लीथल एक्टिविटीज के अंदर अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो उनके भी मुकदमे वापस लिए जाए। केंद्र तो आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सुना। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन पर एक नजर। कानून वापसी का ऐलान, किसानों का क्या है प्लान, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने अब कानून वापसी का ऐलान तो कर दिया है, अब किसानों की आगे की प्लानिंग क्या है, एमएसपी पर सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि इसी की मांग लगातार अब किसान कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक तो ये नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया कि इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं, अजय जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ओंकार जी आपका स्वागत है। और राजेश दहिया किसान नेता हमारे साथ हैं, राजेश जी आपका स्वागत है। और शुरुआत राजेश जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का, क्या कुछ प्लानिंग अब आप लोगों की है, क्योंकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अभी हम तत्काल प्रभाव से आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। राजेश जी। राजेश जी अनम्यूट करिए सर, अगर आप म्यूट है तो। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की 1 साल बाद, हम सभी किसान भाई उनका धन्यवाद करते हैं और ये चाहते हैं कि जो उनको सद्बुद्धि दी है, चाहे वो गुरु पर्व पे दी हो, गुरु नानक देव की कृपा से दी हो, पर हम फिर भी उनका धन्यवाद करते हैं। रही हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि इस लोकसभा सेशन में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनका भी निवारण करें, जिससे हम अपने घरों पे आराम से जा सकें। आज प्रधानमंत्री जो घोषणा की है, ये हम चाहते हैं कि ऐसी घोषणा वो लोकसभा में और करें, जिसमें आपने सुना होगा हमारे पहले भी डिबेट्स में यही रहते हैं कि हमारे जो मुद्दा है एमएसपी का एक खास मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है उस पर ये गारंटी नहीं होती कि उसका क्या मूल्य होगा। हम ये चाहते हैं किसान भाई सभी कि हमारे परिवार को एक ये कम से कम गारंटी मिले कि जो हम फसल में लगा रहे हैं उसका मूल्य हमें 6 महीने बाद कितना मिलेगा, जिससे हमारे सरकार का जो सालाना बजट है उसकी प्रक्रिया बढ़ सके। इसके अलावा हमारा एक मुद्दा और था भूमि अधिग्रहण का, जिसपे 24/2 पे कानून बनाया गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो थे उन्होंने भी बाहर निकल के प्रक्रिया दी थी कि वो अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो सभी इस तरह के जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं हमारे किसानों के साथ, उन कानूनों का सुधार किया जाए। और जैसे आपके चैनल से सुनने को मिला है कि अगली जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कमेटी बने, उसमें जो कृषि प्रधान मतलब जो कृषि एक्सपर्ट हैं, हमारे जो किसान यूनिटी के लीडर्स हैं या और जो किसान भाई हैं जो अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, उनकी भी जो राय ली जाए, जिससे जो अगले कानूनों की कोई कमी रह हो उसको ठीक तरह किया जाए। तो गुप्ता जी, हमारी निवेदन ये है और यही हमारी प्लानिंग है
कि जब ये जो जिस तरह से आज मोदी जी ने ये काम किया है, उसी प्रकार लोकसभा में इन कानूनों में सुधार करके जो हमारे भूमि एमएसपी का है या भूमि अधिग्रहण का है, उसको अभी निवारण किया जाए, जिससे हम अपने घरों को जा सके। ठीक है सर। हमारा प्लान ये है कि अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, उसमें हम फैसला लेंगे, जो हमारे 40 से ज्यादा संगठन है, कि हमारी क्या प्लानिंग है। लेकिन हमारी मुख्य रूप से यही प्लानिंग होगी कि जब तक की सरकार इन कानूनों को लोकसभा से पारित नहीं करती है, हम उन सरकार का इंतजार करेंगे और अपने घरों को जब जाएंगे जब सरकार का जो है वातावरण जो है एक अच्छी तरह से होगा, और वो हमारे जो विदाई है वो पूर्ण रूप से अच्छे रूप से विदाई करे, क्योंकि जो विदाई होती है उसमें सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, जिनके परिवारों में बेचारे पहले भी गरीब थे। ठीक है, इस पर आऊंगा मैं और भी आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और किसान नेता, इसमें कमेटी एक बनेगी, उसमें शामिल होंगे और बातचीत आगे की रखी जाएगी। अजय सिंघला जी, लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मोदी सरकार किसानों का अहित चाहती है, तो क्या अब हित आपको लग रहा है? कृषि कानून वापस हो रहे हैं, किसानों के हित की बात हो गई अब? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को अपनी बात कहने को। मैं शत नमन करता हूं उन सब शहीदों किसानों को जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया। गुप्ता जी, आज का दिन पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि भारतवर्ष जैसे देश में घमंड का, अहंकार का, तानाशाही का, लोकतांत्रिक गतिविधियों का, जन विरोधी नीतियों का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी किसान आंदोलन किसानों का, जीत किसानों की, जीत जय जवान जय किसान की। और मैं तो आज देखना चाहता था कि हमारे भाजपा प्रवक्ता क्या कहेंगे, या तो वो आए नहीं, आपने बुलाया नहीं। सर, कोशिश की थी हमने जुड़ने की, और अगर जुड़ जाएं आखिर तक तो देखिए, वरना आप लोगों से आज चर्चा। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये किसी की हार जीत लेके नहीं चलना चाहिए। ये भारत का इतिहास रहा है कि भारतवर्ष में प्रजा सर्वोपरि है, लेकिन वर्तमान सरकार क्योंकि दूसरी बार जीत गए थे, अपने आप को तानाशाही समझ बैठे। मैं किसान भाइयों का तहे दिल से आदर करता हूं जिन्होंने 1 वर्ष तक संघर्ष जारी रखा, और ये जीत भारत की है, भारत माता की है, भारत के संघर्ष की है, हमारे उन महापुरुषों की है, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, जिन्होंने शहीदी दी देश की आजादी के लिए, संघर्ष करना सिखाया। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले दिन से संघर्ष में साथ दिया, जमीनी स्तर पर साथ दिया। राहुल जी, शैलजा जी, पूरी कांग्रेस टीम ने किसान भाइयों का जैसा साथ दिया, पूरा जमीन तो पे क्या दिया, कांग्रेस दिखाई पार्टी दिया। अब इस बात को सराह रही है कि सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं, किसानों के हित की बात हो गई है? ये भी एक आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। एक कहावत है ना, गले की हड्डी। ये कृषि कानून पहले दिन से गलत थे, बदनीयती से आए थे, लेकिन अब ये गले की फांस बन गए थे सरकार की, निगले या उगले। लेकिन सरकार भूल गई कि जख्म तो पड़ गया ना, चाहे उन्होंने उगल दिया, जख्म तो पड़ गया अंदर। और ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है। एक छोटी सी हार से घबरा गए। अभी उपचुनाव में एमपी के इलेक्शन भी हारे, विधायकों के इलेक्शन भी हारे। ये उसका नतीजा है कि तेल पे तेल घटा दिए, कृषि कानून। लेकिन भारतवर्ष का मतदाता, हरियाणा का मतदाता, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, आड़ती, मजदूर बहुत सियाना हो चुका है, बहलावे में नहीं आएगा। आपने गलत काम किया था, आपको उसका पश्चाताप होना चाहिए। आप करें, जनता अपने आप समझ लेगी। ठीक है। ओंकार सिंह जी, पहले विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि साहब सरकार कानून वापस नहीं ले रही है, और अब जब कानून वापस लिए जा रहे हैं तब इसमें पॉलिटिक्स विपक्ष को नजर आ रही है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसमें क्या पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को जी मानवता, समानता और भाईचारे के पुजारी ददन श्री गुरु नानक देव जी के 552वें शहीदी जन्म प्रकाश उत्सव पर
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब मैं सल्यूट करता हूं उन किसानों को जिन किसानों ने इस आंदोलन में शहादत दी, और सल्यूट करता हूं अपने किसान नेताओं को और किसानों को जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकार को तानाशाह रूप जो धारण कर चुकी थी उसको वापस लोकतंत्र में वापस करने की प्रेरणा दी। मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार ने भारत की जनता को प्रयोगशाला बना के रख दिया। प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां से प्रकट होके आ जाती है, एकदम से ओम नमः शिवाय प्रकट हो जाते हैं। नोटबंदी रात के 12 बजे से लागू, ये जनता पे प्रयोग। ओम नमः शिवाय रात के 12 बजे जीएसटी लागू, जी व्यापारियों पे प्रयोग। और फिर 3 काले कानून, ये किसानों पे प्रयोग। नोटबंदी का प्रयोग इनका फेल हुआ, क्या फायदा हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। जीएसटी की कमियां हजारों निकली, सबको मालूम है। और मैं सल्यूट करता हूं बार बार किसानों को, जिन्होंने किसानों पर प्रयोग करने के लिए इनको वहीं पे विफल कर दिया। आज ये इनकी हार है। ठीक है, इन्होंने आज बिल वापस लिए, ये अच्छे मन से नहीं लिए। भले ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं माफी मांगता हूं, मैं सच्चे दिल से वापस लेता हूं। अरे इनकी बात पे विश्वास कौन करेगा? इन्होंने तो 15 लाख की भी घोषणा करी थी, 2 करोड़ की भी घोषणा करी थी। बिल वापस हुई, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस बिल वापसी के बाद बहुत से अनुत्तरित प्रश्न है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि बॉर्डर के ऊपर किसान नहीं बैठे हुए, तो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब किसान अपने घरों में लौट जाएं। तो कृपया बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि अब वो किसान है कि अभी भी खालिस्तानी है, अभी भी आतंकवादी हैं, माओवादी हैं। दूसरा, तकरीबन 1000 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत का जिम्मेवार कौन? उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा, पिछले 1 साल के अंदर लाखों करोड़ रुपए इकोनॉमी हमारी ध्वस्त हुई है। उस इकोनॉमी के विनाश का जिम्मेवार कौन? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? हमारे संविधान के अनुसार जब कोई सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मंत्री गलती करता है तो भी पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जिम्मेवार होता है। अगर ये गलती सिर्फ प्रधानमंत्री की थी तो पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए जिम्मेवार है, संवैधानिक प्रथा है। और मंत्रिमंडल अगर जिम्मेवार है तो उसको जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा और भी अनुत्तरित प्रश्न है, जो नैतिक हार है इनकी। क्या भारत में सिर्फ पीएम ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही मोदी है और कोई नहीं है? आज भी इन्होंने जो निर्णय लिया, क्या किसी से सलाह करके लिया? क्या कैबिनेट का फैसला है? ऐसा कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री जी तथास्तु करके प्रकट हो जाते हैं टीवी पे और एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं, आज रात 12 बजे से नोटबंदी लागू, आज रात 12 बजे से जीएसटी लागू, आज किसान बिल लागू। और दूसरा, सिर्फ घोषणा करने से किसान बिल वापिस नहीं होंगे, ये संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार वापिस होंगे। जब इन्होंने 5 जून को, मेरी बात पूरी हो, जब इन्होंने 5 जून को लागू करे थे और वहां पर जो प्रक्रिया है संवैधानिक उसके तहत इनको वापस लिया जाएगा, बिल किया जाएगा। मेरी एक बात पूरी होने दीजिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश से लागू किए थे, तो क्या आप उसको निरस्त करने के लिए एकदम से आवश्यक रूप से विशेष सत्र बुलाए? क्यों हम इंतजार करें, महीने के इंतजार की? विशेष सत्र बुलाए, उस सत्र में इन कानूनों के रद्द करने की समय कितना रह गया यार प्रक्रिया शुरू करें। ओंकार सिंह जी, समय अब कितना रह गया? 10 दिन का समय होगा मात्र। सिंगला साहब, एक चीज आपसे मैं समझना, 10 दिन की नहीं है तो फिर इन्होंने अध्यादेश लागू ही क्यों किए थे? ठीक है, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये पूरी सरकार की, पूरे मंत्रिमंडल की। अगले राउंड में आ रहा हूँ आपके पास। और ठीक है सिंगला साहब, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन राजेश जी उससे पहले एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो एमएसपी की बात राकेश टिकैत ने कही, आपने भी अभी कही कि जब तक एमएसपी को लेकर बातचीत नहीं होगी ये आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, और जब तक बातचीत का रास्ता कोई नहीं निकलेगा, एक टेबल पर बैठकर सरकार और किसान संगठन बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एमएसपी के अलावा क्या किसानों की पॉलिसी को लेकर कोई और प्लानिंग किसान संगठनों के पास है? ये जो कानून लेकर आई सरकार, ये कहा गया कि किसानों के हित में है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए है, उनकी जो प्रक्रिया है फसल को बेचने की उसको और इजी आसान बनाने के लिए है। तो क्या पुरानी वाली प्रक्रिया के तहत ही किसान अब चलना चाहते हैं या फिर कोई और नई प्लानिंग सरकार के सामने बातचीत के जरिए किसान रखेंगे? राजेश जी, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो बाकी बॉडी के पार्ट्स का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं।
हमारे किसानों की बहुत समस्याएं थी, जिसमें मैंने आपको पहले ही अपने डिबेट में बताया है कि इस 3 कृषि कानून के अलावा हमारा एमएसपी का एक जो मुद्दा है वो बहुत ही खतरनाक मुद्दा है, जिसपे हर मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो हम आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उस पर भी रहम दिल बनके और हमारी जो कमेटियां होंगी उससे सलाह मशवरा करके हमारी जो खेती बाड़ी पे है उस पर एक एमएसपी का कानून बने। दूसरा एक अहम मुद्दा होता है भूमि अधिग्रहण का, कि कोई भी मुख्यमंत्री जो भूमि अच्छी लगती है उसको अधिग्रहण कर लेता है और उसको कौड़ियों भाव पैसे देता है। उस पे हमने पहले आंदोलन किया था और उस पे 24 का नया कानून बना था जयराम रमेश जी ने, जो कांग्रेस के मंत्री होते थे, लेकिन उसको भी हमारे मुख्यमंत्रियों ने लागू नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट से लागू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा जी ने उसमें छेड़खानी की, जिसे 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि अरुण मिश्रा को 5 बेंच में न लिया जाए, लेकिन उसको 5 बेंच में लेकर उसने हमारे खिलाफ फिर फैसला दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो त्रुटियां हैं, चाहे वो एमएसपी की है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की है, चाहे वो बिलों की है, ये सारी त्रुटियां मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करके, प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री सलाह करके। ठीक है दहिया साहब, क्या आप किसान तैयार हैं बातचीत के लिए? क्योंकि पहले तो एक कहा जा रहा था कि सरकार बातचीत बंद कर रखी है, सरकार ने कोई पहल सरकार नहीं कर रही है। अब किसान सरकार ने अब पहल कर दी है, कानून वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है, जैसा कि आप लगातार शुरुआत से मांग कर रहे थे। क्या अब बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा तैयार होगा? तैयार थे बातचीत के लिए। हमने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कराया ये कानून वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया तो कानून वापस हो गए। 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नमो चुपचाप बैठे रहे और हमारी और मंत्रियों की झड़प होती रही। तो आज भी जब तक प्रधानमंत्री किसी बात में इंटरफेयर नहीं करेंगे वो कार्य नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमने से वार्ता के लिए तैयार हैं और जब चाहे सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाएगी, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा वार्ता लेके जाएगा और जो हमारी परेशानियां हैं वो हमने बता दी है सरकार को, और सरकार खुले मन से हमारी बात करे और किसानों की भलाई का कानून बनाए। जैसे जो भूमि अधिग्रहण का है, एमएसपी का है, हम सरकार का सवाल करेंगे। हमें किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं है, जो बीजेपी की है, कांग्रेस की है या किसी पार्टी की है। किसान का जो मुद्दा है वो ये है कि जो पैदावार करता है, जिस भूमि पे वो मालिक है, वो भूमि उसी की रहे, उसको कोई सरकार कब्जा ना कर ले, कोई उसको अधिग्रहण ना कर ले, और जो फसल पैदा करता है उसको उचित मूल्य मिले, जिससे कि उसका परिवार सकुशल चलता रहे। इसके अलावा किसान की तीसरी कोई डिमांड नहीं है। तो गुप्ता जी, हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार जो है वो प्रधानमंत्री जी खुले मन से वार्ता के लिए निमंत्रण दे और संयुक्त किसान मोर्चा उस निमंत्रण को स्वीकार करेगा। और जो ये परेशानी हमारी एमएसपी की और भूमि अधिग्रहण की है, इनसे हमें मुक्ति दिलाई जाए और निजात दिलाई जाए। ठीक है, अजय सिंगला जी चाहेंगे जी। ठीक है अजय सिंगला जी, ठीक है बुलाए, ठीक है, और अगले सत्र में सारी कार्रवाई पूरी की जाए। ठीक है सिंगला साहब, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का, तो क्या विपक्ष के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था? क्या विपक्ष के एजेंडे में ये मुद्दा शामिल नहीं था? चुनाव नजदीक हैं, बेशक सभी पार्टियां इसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई थी। बीजेपी के ऊपर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षियों की ओर से कि ये किसान विरोधी सरकार है। अब कृषि कानून तो वापस हो गए हैं, किसानों के हक में फैसला हो गया है। क्या अब विपक्ष के पास जो मुद्दा था वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है? कोई और रणनीति बनाने की जरूरत अब कांग्रेस पार्टी को होगी? मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार टीवी माध्यम से जुड़ा हूं डिबेट्स में। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता था, जनरल बात, कि कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? आखिर है तो हमारी सरकार ना, चुना तो भारतवर्ष के लोगों ने। जब हमारे किसान अन्नदाता शहीद हो रहे हैं, वो किसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, उनपे क्यों थोपी जा रही है, मैं बहुत परेशान रहता था। उसका एक कारण यही था कि भारत की जनता ने बहुत किन्हीं कारणों से इनको इतने मत दे दिए कि इनका दिमाग खराब हो गया। मैं एक बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन अब ठीक भी कर दिया। किसान आंदोलन एक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये रोजी रोटी कपड़ा का एक सवाल था। ये उनकी हकीकत। सिंगला साहब, जब राकेश टिकैत चुनावी रैलियों में जाकर ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा कैसे नहीं हुआ? क्या अपनी पॉलिटिकल रैलियों में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया? तो पॉलिटिकल मुद्दा ये कैसे नहीं हुआ? कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। हर राजनीतिक पार्टी का एक धर्म बनता है कि जनता की समस्या जो भी हो, कैसी भी हो, जनता के सामने मुद्दे उठाना, या कोई मुद्दे हैं
उनको ग्रहण करना, आगे उनको बढ़ाना। जी, मैं आपको बताता हूं, किसान आंदोलन, आप कह रहे हैं मुद्दे, अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं भारत में। किसान आंदोलन एक मुद्दा राजनीतिक नहीं था, एक आवश्यकता थी। इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, गरीबी, सरकार ने अभी तक भारतवर्ष को दिया क्या है? सिवाय एडवर्टाइजमेंट के, सिवाय जुमलों के। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है माननीय प्रवक्ता महोदय इनेलो से, लेकिन सच्चाई है जो इन्होंने कहा कि सरकार के पास सिवाय जुमलों के या केवल एक व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व के, एक तानाशाही के और है क्या हिंदुस्तान में? जनता सब देख रही है, समझ रही है, पहचान रही है और इस भ्रम से अब निकलना चाहती है जो भ्रम इन्होंने फैलाया हुआ है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, अभी सिंगला साहब ने बताया कि सिर्फ एक किसानों के आंदोलन का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन के लिए महंगाई का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं। क्या सरकार को सिर्फ एक यही मुद्दा ऐसा नजर आता था कि इससे बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है, बाकी कोई मुद्दे प्रभावी क्या नहीं है विपक्ष की ओर से जो उठाए जा रहे हैं? राग जी बिल्कुल ठीक बात है सिंगला साहब की। किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं था। किसान आंदोलन एक मजबूरी है, अपनी जमीन और जमीर बचाने की मजबूरी है। इसके लिए लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म था। जिसकी जमीन या जमीर जिंदा उसको लड़ना ही था, भले ही वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। ऐसा नहीं है बीजेपी में किसान नहीं है, जेजेपी में किसान नहीं है, किसान वहां पे भी है, लेकिन वो बिल्कुल हताश हो चुके थे कि हम करें क्या, क्योंकि ये बीजेपी की कमजोरी है। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है मोदी, और मोदी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई है तो वो दिखाएंगे। एक मोदी के नाम पे इन्होंने वोट हासिल किया और आज 3 कृषि बिल वापस करने की घोषणा करके वापस नहीं हुए। वापस उस दिन होंगे जिस दिन संवैधानिक प्रक्रिया से इनको वापस किया जाएगा। और 3 कृषि बिल वापस होने से किसान संतुष्ट नहीं है। उनकी एक मुख्य मांग और है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। इसमें प्रधानमंत्री को या बीजेपी सरकार को क्या दिक्कत है? इसके अलावा तो इसको लेकर तो कहा ना प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कि हम एमएसपी को लेकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे कि क्या किसान चाहते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी जिसपे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही कृषि वैज्ञानिकों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इस बात का जिक्र तो किया और लगातार जो किसान कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए, हस्तक्षेप करें और अपनी जुबान से बोलें, तो उन्होंने बोल दिया, अपनी जुबान से ऐलान कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है फिर? किसान तो खुश हैं इस फैसले को लेकर। पराग जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसके अलावा पिछले 1 साल में हजारों किसानों पे जो केस दर्ज हुए हैं, जो संगीन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं, उन केसों का क्या होगा? उसको लेकर मनोहर लाल ने कहा है कि जो एक प्रक्रिया उसके तहत उन केसों को देखा जा रहा है। ऐसा पराग जी मेरे को अपनी बात पूरी होने दीजिए। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बीजेपी के प्रवक्ता का रोल। सर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना यहाँ पर, तो मुझे तो पक्ष रखना ही पड़ेगा सरकार का। अच्छा मेरे को अपनी बात तो पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। उसके अलावा जो बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे बॉर्डर के ऊपर किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, माओवादी है, दंगाई है, कांग्रेसी है, इनेलो के हैं, आज उनके पास क्या जवाब है? ये भी तो मैं पूछना चाहूंगा। अगर आप उनका पक्ष रख रहे हो तो आप ही बता दो आज वो किसान है या नहीं। दूसरी बात सर, वो तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे, लेकिन जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कम से कम वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो क्या कुछ किसानों के लिए बिल वापस ले लिया आपने? किसानों को नहीं समझा पाए, ये खुद समझ गए हैं। जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों ने इनको समझा दिया है कि आगे आने वाला समय तुम्हारा कुर्सी का नहीं दरी का है। इनको इस चीज का डर सताने लग गया अब कि कुर्सी गई और दरी वापसी आएगी इनकी। इसलिए ये इन्होंने आज ऐलान किया। और खाली ऐलान करने से मैं बार बार कहता हूँ कुछ नहीं होगा। हमारे को इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है जब तक संवैधानिक प्रक्रिया से ये कानून वापस नहीं होंगे। कानून एज इट इज पड़े रहेंगे। और किसान नेताओं को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ जिन्होंने ऐसा दबाव बनाया कि एक तानाशाह को झुका के वापस लोकतांत्रिक प्रणाली में लेके आए। ठीक है राजेश दहिया जी, क्या आपको लग रहा है कि किसानों के आंदोलन के ऊपर पैर रखकर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने उल्लू सीधे करने की कोशिश की है?
क्योंकि अगर कृषि कानून वापस नहीं हो रहे थे तब भी पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर हो रही थी, जब वापस हो गए हैं तब भी पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर हो रही है। क्या किसान नेता इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान दे दी तो ये कानून अब वापस हो ही जाएंगे, या फिर अभी भी भरोसा नहीं है किसानों को? दैया साहब। गुप्ता जी, हम पहले दिन से आपके चैनल पर कह रहे थे कि हमारा जो तवा है वो गर्म था और लोग बाग रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे जी। हम ये नहीं कहते कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। हम अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ रहे थे, और आज जो मोदी जी ने घोषणा करी है तो शायद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा कि जो घोषणा करके उससे मुकर जाए। लेकिन फिर भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्हें ये सलाह की है कि जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम अपने धरनों पर बैठे हुए हैं, और वो हम फैसला तब करेंगे जब ये लोकसभा में जो बिल लेके आएंगे उसको किस तरह से आगे करते हैं। अभी हमारा जो, हमें सिर्फ प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, जैसे उसने घोषणा की है हमने धन्यवाद कर दिया है। वो बिल वापसी करेगा और हमारे लिए कानून में सुधार करेगा एमएसपी पे, तो हम उसका धन्यवाद करके अपने घरों पर चले जाएंगे। अभी हमने ये नहीं कहा गुप्ता जी कि हम अपने घरों को जाएंगे, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। तो इसलिए इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि जब तक प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को वापस नहीं लेते और हमारे दूसरे जो एमएसपी और भूमि अधिग्रहण कानून सुधार नहीं करते, हम यहीं पर डटे रहेंगे और हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। ये घोषणा जो है हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी उसका निर्णय के बाद हम बताएंगे कि हमारा अगला फैसला क्या होगा। आज उस बात को कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा फैसला नहीं है, वो पूरे हमारे 40 संगठनों का फैसला होगा। अब बीजेपी के नेताओं का विरोध नहीं होगा? ऐसा है गुप्ता जी, आप सारी बातें आज हमसे क्यों कहलवा रहे हो? क्योंकि हमारे जो 40 संगठन हैं उसमें हमारी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के नेता हमसे ठीक बात करेंगे तो हम उनका विरोध क्यों करेंगे? आज आपने देखा होगा कि आपके चैनल पर बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं आया। यहाँ बैठ के प्रवक्ता जी जैसे हमारे प्रोफेसर चौहान थे और थे, बड़ी बड़ी बातें मारते थे, हमें को बदनाम करते थे, कभी उग्रवादी कहते थे, कभी कुछ अलगवादी कहते थे। तो आज वो क्यों नहीं आए? ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो हमसे किस तरह व्यवहार करेंगे और किस तरह व्यवहार करते आए हैं। अगर बीजेपी के नेता अब भी हमारे पीठ में छुरा घोपेंगे तो उनका विरोध हम नहीं कर रहे थे, उनका विरोध जनता भी कर रही थी और जनता भी आगे करती रहेगी। तो गुप्ता जी ये तो गिव एंड टेक की बात है। अगर बीजेपी के नेता या मंत्रीगण हमसे सौताला व्यवहार नहीं करेंगे तो हम उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो हमारे साथ बेइज्जती करेंगे, हमारी पीठ में छुरा घोपने की कोशिश करेंगे, हमारे को जैसे ये उग्रवादी कहते थे, आंदोलनकारी कहते थे, ऐसे कहेंगे, तो शायद हमारे कुछ युवा साथी ऐसे हैं कि जो भड़क जाते हैं और वो इनका विरोध करते हैं। तो गुप्ता जी मैं इस मामले में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये बीजेपी नेताओं का तो उनका अपना व्यवहार होगा कि वो व्यवहार से किस तरह से हमारा दिल जीतने में कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा करी है उसका हम सम्मान करते हैं और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अपनी घोषणा को पूरा करे। जैसे पहले घोषणा करी थी ना 2 करोड़ की 15 लाख की, ऐसी घोषणा करेगा तो अगली बार प्रधानमंत्री जो है वो अपनी सीट तो क्या पूरे बीजेपी की सरकार को घर बैठा देगा। ठीक है अजय सिंगला जी, शुरुआत से ही किसान इस बात को कह रहे थे कि हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं चाहिए, ना ही अपने मंच पर कोई पॉलिटिकल नेता में चाहिए। और अब भी किसान इसी बात पर डटे हुए हैं। राजेश दहिया साहब ये कह रहे हैं कि रोटियां अपनी अपनी सेकेंगी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। क्या विपक्षी पार्टियों के लिए अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के पक्ष को रखना कि अब क्या बीजेपी के खिलाफ बोला जाए और क्या किसानों के समर्थन में बोला जाए? हमारा मानना है कि यह जो 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी, ये एक मजबूरी का फैसला है, ना कि खुशी का फैसला है। किसान तो खुश हैं, कह रहे हैं कि हम सराह रहे हैं इस फैसले को। नहीं, हमने कब कहा कि गलत किया है? सराहनीय है, खुशी की बात है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मजबूरी के जो फैसले होते हैं ना, अभी किसान भाई हमारे कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक संवैधानिक तौर पे फैसला वापस ना हो जाए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इस पार्टी में केवल और केवल तानाशाही है। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ना कि लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेती है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत है जो पिछले चुनावों में इनकी हार हुई है। इस हार के डर से ऐसा हुआ है। तो ये कोई भी फैसले ले सकते हैं भविष्य में। और कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही कि ये उनका आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों का आंदोलन था, किसानों की जीत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी
पूरी ताकत से किसानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी है। वही मेरा ये भी सवाल है सच्चाई सिंघला साहब आपसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो किसानों का साथ दिया गया या फिर जो बीजेपी का नुकसान इन उपचुनावों में हुआ है, तो क्या अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी को फायदा होगा और इसलिए अब विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बदलने में जुट गई हैं और ये सोच रही हैं कि आप किस मुद्दे पर घेरा जाए? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जी। अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन मुद्दा नहीं था, राजनीतिक वोट का मुद्दा नहीं था। अरे ये तो जरूरत थी किसान की। मुद्दे तो वास्तविक हैं। चूल्हा चलना बंद, चूल्हा जलना बंद है गरीब का। 1,000 रुपए के ऊपर सिलेंडर, 100 रुपए के ऊपर डीजल पेट्रोल। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1, हरियाणा अत्याचार में नंबर 1। आप मुद्दों की बात करते हैं, ये तो सरकारी मुद्दों की है। मैं कहता हूं किसान आंदोलन का समाधान बहुत जरूरी था। आप ही के चैनल पर बैठकर सुना है, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। सिंघला साहब, महंगाई का मुद्दा किस राज्य में नहीं है? भ्रष्टाचार का मुद्दा किस राज्य में नहीं है? क्या महंगाई राजस्थान में नहीं है? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा राजस्थान में नहीं है? आए दिन वहां पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं और वहां तो एसीबी, कलेक्टर और एसपी तक पर हाथ डाल चुकी है। मुद्दा है किसी भी राज्य का है। हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के टीवी की बहस कर रहे हैं, हरियाणा की बात करेंगे। तो सर कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकार है वहां की बात भी तो होगी ना फिर? वहां भी मुद्दा है, कौन कह रहा नहीं मुद्दा है? सच्चाई माननी चाहिए। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार है तो वो गलत है, महंगाई है तो वो गलत है। ये नहीं कि राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम किसी गलत चीज को ठीक कहकर उसको ठीक नहीं कर सकते। हरियाणा में तो अभी पकड़े हैं 1 करोड़ रुपए। आपने देखा, सारे टीवी चैनल्स ने देखा क्या हो रहा है भर्ती के नाम पर। हरियाणा भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है, सुप्रीम पावर ऑफ द भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का। गरीब की रोटी थाली में से उठा रहे हैं, नहीं आ रही है। ये मुद्दे आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के नहीं, जनता के मुद्दे हैं और कांग्रेस इसको उठाने में प्रथम है, जमीन पर है। हमारे नेता शैलजा जी के अध्यक्षता में पूरी तरह से इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता हमारी बात सुन रही है, समझ रही है। भविष्य कांग्रेस के साथ है। आने वाले समय में हमारा मानना है कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। उसका कारण भाजपा की नैतिक हार है, भाजपा का भ्रष्टाचार है, भाजपा का जो ये मुखौटा एडवर्टाइजमेंट का, मैनेजमेंट का, प्रशासन से इनकी पकड़ खत्म होने का वो है। तो कांग्रेस पूरी तरह से जनता के बीच में है और जनता के द्वारा जो मुद्दे कांग्रेस के पास है, जो सही मुद्दे हैं, वह के, भ्रष्टाचार के, भूख के, महंगाई के, बेरोजगारी के, हम उसको उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। यही मुद्दे होते हैं जनता के। ठीक है ओंकार सिंह जी, दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को लेकर लगातार इनेलो ये सवाल उठाती रही है कि ये तो किसानों के विरोधी हैं और किसानों के विरोधी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब दुष्यंत चौटाला ने भी इस फैसले की सराहना की है और अपनी बातों का जो जिक्र किया वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी। अब दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के स्टैंड को लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? पराग जी, पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, ये दुष्यंत चौटाला जो इनको कहता था यमुना पार छोड़ के आऊंगा, जो ये कहता था चुनाव के टाइम में कि ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, इनको वोट किस नाम पे मिले थे? इनको वोट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के विरोध के मिले थे या उनकी गोद में बैठने के मिले थे? ये तो उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने बोला ताई मैं ठेके तेरे गांव से बाहर निकाल दूंगा, अब घर घर खुलवा दिए। इन्होंने बोला हम इनको खट्टर को यमुना पार पहुंचाएंगे, वो उनकी गोद में ही बैठ गए। आज आप बात करो, ये इनकी मजबूरी है जो ये कह रहे हैं ना, आज इनकी मजबूरी है। इनको जमीनी हकीकत पता लग गई, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आंखें तो खुली, कुछ लोग अंधे हो गए थे, उनकी आंखें तो खुली। उनके आंखों से पर्दा तो उठा कि किसान सचमुच में बॉर्डर पर बैठा है। ये तो मानने को तैयार नहीं था कि किसान किसान है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ प्रधानमंत्री के इतना कहने से कि कानून वापिस कर लेंगे, इसके साथ साथ सरकार को न्योता देना चाहिए। मेरे भाई दैया जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने
उन्होंने बोला कि अगर न्योता आएगा तो हम जरूर जाएंगे। भाई सरकार बड़ी है, सरकार माई बाप है, न्योता तो सरकार ही देगी ना। अब किसान नेता किसको फोन करेंगे? मोदी जी ने यह तो कह दिया था कि एक काल दूर हूं, क्या कोई नंबर दिया? क्या किसी का फोन आया? अब क्या किसान नेता, अब सरकार को चाहिए अच्छी पहल करे, किसान नेताओं को फोन करके कॉल करके बुलाए। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम नया कानून बनाएंगे, किसान नेताओं को शामिल करेंगे, अर्थशास्त्री को शामिल करेंगे, किसान विशेषज्ञों को शामिल करेंगे, तो किसान नेताओं को बुलाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो तेल के दाम कम हुए 10 रुपए, पहले इनके बीजेपी के नेता कहते थे कि तेल और डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कंपनियों के हाथ में है। कैसे कम हो गए? ये सैल्यूट है किसान को, जिन्होंने उपचुनाव में इनको धरती दिखाई, इनको कुर्सी से नीचे उतारा, जिसकी वजह से तेल कम आया। और दूसरा, हरियाणा में कहते हैं पर्ची और खर्ची बंद कर दी। अभी 1 करोड़ रुपए ताजा कल पकड़ा है और सचिव से पकड़ा है। ये पर्ची और खर्ची बंद करने का भाषण देना बंद करें। इन्होंने तो पेपर ही लीक करवाने शुरू कर दिए। पर्ची खर्ची तो क्या बंद करेंगे, पेपर ही घर पे आ जाता है, देख के पेपर कर लो। तो दूसरी बात, मैं अपने दैया जी की बात से एक और सहमति रखता हूँ। इन्होंने बोला कि आने वाले समय में बीजेपी नेताओं का व्यवहार ये तय करेगा कि हम उनका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपना पराग जी, ये सारी बातें मिलकर एक ही निष्कर्ष पर आता है कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, धरातल पर काम करना पड़ेगा। एमएसपी के लिए नया कानून लाने के लिए किसान नेताओं को न्योता देना पड़ेगा, इनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा और जन सहयोगियों को शामिल करना पड़ेगा। लोकतंत्र तानाशाह नहीं है, अकेले मोदी से कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति देश नहीं चला सकता, पूरा सामूहिक तंत्र देश चलाएगा। संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान होगा, तभी ये देश चलेगा। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास मैं आऊंगा। राजेश दहिया जी, लगातार हम ओंकार सिंह जी को सुन रहे हैं और हम कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो घोषणा हुई है, सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगा। कृषि कानून वापसी के लिए प्रक्रिया के तहत, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, तब तक इंतजार करना होगा, बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। आप इसको क्या मान रहे हैं? क्या ये मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का? गुप्ता जी, मैं आपको कह रहा हूं कि किसान इस बात को नहीं देखते ये मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है। हम तो ये कहेंगे कि हम अपने घर से बैठे थे 1 साल से और हमने ये कह रखा था कि हम घर वापस जब जाएंगे जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे, जो काले कानून थे हमारे लिए। तो अब ये मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होगा या मजबूरी बीजेपी के लिए होगी, उस बात में मैं। लेकिन ओंकार सिंह जी तो अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो तो तैयारी नहीं है इस बात को मानने के लिए कि कानून वापसी हो जाएंगे। देखो सर, वो तो मैंने ये नहीं बोला जी। सर आप तो अभी भी शंका जाहिर कर रहे हैं ना। हमने तो ये मानना है कि मैंने बोला कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। हाँ, तो वो तो कहा है प्रधानमंत्री ने कि होगी। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर घोषणा करता है तो शायद वो ऊपरी घोषणा में खरा उतरेगा, क्योंकि उसने नोटबंदी करी तो भी वो एकदम नोटबंद हो गए थे, कोरोना बंद किया तो लॉकडाउन एकदम बंद हो गया था, जीएसटी लगाया तो एकदम बंद हो गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि 29 तारीख को जो लोकसभा सेशन स्टार्ट होगा तो हो सकता है वो पहले दिन या दूसरे दिन 30 तारीख तक ये वापिस रोल बैक कर दे, और जिससे कि किसानों में जो उत्साह है वो मायूस ना हो। अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया तो ये मत सोचना कि मोदी जी ने घोषणा कर दी है, जैसे आम जनता देश की बैठी रही थी। किसान जो है वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो जिस भी सरकार से टकराते हैं सरकार को घर बैठा देते हैं, चाहे वो कोई सी सरकार हो। तो गुप्ता जी, हम अपने में इतने सक्षम हैं कि अगर कोई हमारे साथ सरकार धोखा करेगी तो वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। हमारी कुछ थोड़ी ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। हमने पहले दिन से कहा था कि मोदी जब इंटरफेयर करेंगे तो तीनों कृषि कानून 1 मिनट में वापस हो जाएंगे। ये वो अब घोषणा हो चुकी है। अब भी हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मीटिंग हो उसमें जो हमारे और मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण का है या एमएसपी का है या जो हमारे जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके रोजगार का है, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए कोई चीज माने नहीं रखती। अगर प्रधानमंत्री ये खुले मन से करता है तो उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करके अपने घरों को जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री में कुछ गड़बड़ करता है तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे और 2024 का इंतजार करेंगे। ठीक है अजय सिंगला जी, हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहते हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसा विश्वास नहीं करते, जैसे कि आपने भी कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच में ना गए हैं ना उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है खुद किसान की लड़ाई थी, अपने हक की लड़ाई थी, अपनी जमीन की लड़ाई थी, अपनी
बच्चों की लड़ाई थी। ठीक है सिंगला साहब, एक आखिरी और फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में चाहूंगा। दहिया साहब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, कानून वापसी का इंतजार भी संसद के जरिए हम कर रहे हैं। क्या इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस का भी समर्थन है या फिर कांग्रेस भी कोई और मांग रख रही है अपने किसानों के लिए? नहीं, जो किसानों की मांग है हमारा समर्थन उसके साथ है। हाँ। क्या कांग्रेस और भी चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा सरकार ने जो भी अत्याचार किए किसानों पर, गड्ढे खोदे, गोलियां चलाई, वाटर कैनन चलाए, खालिस्तानी का आतंकवाद, एक विशेष सत्तर बुलाए, उनसे माफी मांगे, एमएसपी पर कानून के लिए पहल करें और जो भी केस, राजनीतिक केस किसान भाइयों पर बने हैं वो वापिस हो, और जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं उनके बच्चों को एक नौकरी मिले और मुआवजा मिले, ये भी हम चाहते हैं। हरियाणा सरकार इस पर भी पहल करे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय सिंगला साहब आपका जुड़ने के लिए। राजेश दहिया जी आपका बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अभी इंतजार है इस महीने के आखिर का, जब सदन के जरिए एक प्रक्रिया के तहत इन कानूनों की वापसी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज इसका ऐलान कर दिया है और किसान भी यही चाहते हैं। अभी एमएसपी पर बातचीत भी होनी बाकी है, जिसको लेकर कमेटी बैठकर बातचीत सबके जरिए करेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।